जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग बिहार एसएससी सेट प्रैक्टिस लेकर गए हैं और ये एडिटेरिया का सेट प्रैक्टिस है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है ऑफलाइन कम्पिटिटिव क्लास चलता है उत्कर्ष कम्पिटिटिव क्लास से सिरघाटी। और वहीं पे मैं पर डे सेट प्रैक्टिस करवाता हूँ और वहाँ पर सेट करवाता हूँ और उसका सोल्यूशन जो है यूट्यूब चैनल पर दिया जाता है। तो चलिए, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस सॉल्यूशन को देखिए और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि पर डे मैं इस तरह का सॉल्यूशन डालूंगा तो आपको निश्चित तौर पे आने वाले एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो हम लोग पहला सवाल देखते हैं और पहला सवाल ये है कि परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो ये था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में एक दो पॉइंट जान लें। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी मिला है। तो ये बात भी ध्यान में रखना है कि समुद्रगुप्त को परम भागवत की उपाधि मिला, कविराज की उपाधि मिला और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन जो हुआ था 1921 में हुआ था, ये बिल्कुल सही बात, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वर्तमान समय में हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान में, तो ये भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है। दोस्तों, ब्यास नदी के किनारे नहीं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और आप सब जानते हैं कि रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी है। और अगर आपसे पूछेगा ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है तो बिपाशा बताइएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। और यहाँ पर आपको चौथा पढ़ के देखते हैं। हड़प्पा के उत्खनन करता आर डी बनर्जी थे। तो हड़प्पा का उत्खनन करता जो है आर डी बनर्जी नहीं, दयाराम साहनी थे। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। तो यहाँ पर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हुआ। और छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आपका 1, 2 और 5 सही जवाब हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में और बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य सभ्यता था। कैसा सभ्यता था, तो ये कांस्य सभ्यता है। और कांस्य सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता का जो क्या है लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है बहुत चित्रात्मक है। बहुत चित्रात्मक हड़प्पा सभ्यता का लिपि है, बहुत चित्रात्मक। और आप लोग जानते हैं कि बहुत चित्रात्मक क्या हुआ करता है। तो अगर पत्थर को तराश करके, पत्थर में तराश करके अगर हम किसी चीज को लिखने का प्रयास करेंगे या उसमें चित्र बनाने का प्रयास करेंगे तो उस लिपि को बोला जाता है बहुत चित्रात्मक। और ये दाएं से बाएं लिखा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो है यह हड़प्पा सभ्यता के स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा का जो ज़्यादा स्थल है वो पाकिस्तान में है। और ये जो है रावी नदी के किनारे खोजी गई। और हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य सभ्यता है और यहाँ पर बहुत चित्रात्मक लिपि का प्रचलन किया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हड़प्पा संस्कृतियों के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या कारण है उसके बारे में बताया गया है। और कहता है कि सबसे क्षीणतम कारण को बताइए, सबसे कम जो इम्पोर्टेंट कारण आपको लग रहा है वो आपको इंगित करना है अपने आंसर में। तो चलिए क्यू या ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं कि लगातार। दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में कई विद्वानों का राय ये है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के आने के कारण हुआ। किन्हीं का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है ये महामारी के कारण हुआ। किन्हीं का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूखमरी के कारण हुआ। तो तमाम विद्वानों का अलग अलग मत है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्या है। उन्हीं में से हमको ये चुनना है कि सबसे खराब कारण क्या है, उसको हमारा आंसर बताना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर पहला पढ़ते हैं कि लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रही। हड़प्पा में ऐसा विद्वानों का मानना है कि बाढ़ हमेशा आता रहता होगा, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई। यानी मृदा में लवणता बढ़ती गई
जिसके कारण क्या हुआ कि उर्वरता घटती गई और भुखमरी आ गया। ये भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण विद्वानों का मानना है। ऑप्शन नंबर सी, भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अपलावन हुआ। तो बिल्कुल ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृतियों को नष्ट कर दिया। तो आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया, ये बात गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1000 वर्ष बाद आर्य सभ्यता आया था हमारे देश में। तो ये सबसे लेस इम्पोर्टेंट कारण नजर आ रहा है। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उलूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में से किससे है। पहले तो उलूक तथा दावा व्यवस्था समझते हैं। उलूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध जो है डाक व्यवस्था से है। और दोस्तों मैं बता दूं कि तुगलक काल में दो तरह की डाक व्यवस्था था। एक जो था पैदल पत्राचार किया जाता था, और जब पैदल पत्राचार किया जाता था उसे उलूक कहा जाता था। और एक पत्राचार घोड़ा से हुआ करता था। एक जगह से दूसरे जगह जो लेटर पहुंचाए जाते थे घोड़ा से पहुंचाए जाते थे, उसे दावा कहा जाता था। तो उलूक तथा दावा जो है तुगलक काल के जो है डाक व्यवस्था से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या है। तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था और इन्होंने ही शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात हुआ। शेरशाह सूरी के द्वारा सूर्यवंश की स्थापना किया गया और सूर्यवंश की स्थापना 1540 से 1555 का कार्यकाल रहेगा। और जिसमें सूर्यवंश की शासनकाल जो हम देखेंगे यानी शेरशाह सूरी का शासनकाल देखेंगे 1540 से 1545 तक देखेंगे। दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई। शेरशाह सूरी के द्वारा सोना, तांबा और चांदी का सिक्का चलाई गई। तांबा के जो सिक्का चलाया जाता था इसे दाम कहा जाता था और चांदी के सिक्का को रुपया कहा जाता था। और वर्तमान समय में जो भारत के करेंसी और रुपया है, ये शेरशाह सूरी के द्वारा ही चलाया गया मुद्रा है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि शेरशाह सूरी हुमायूं के साथ कौन कौन सी लड़ाई लड़ा। तो 1539 में शेरशाह सूरी के द्वारा एक लड़ाई लड़ा गया था जिसे बोला जाता था चौसा का युद्ध। और 1540 में शेरशाह सूरी ने एक लड़ाई लड़ा बिलग्राम का युद्ध, और इसी को बोला जाता है कनौज का युद्ध। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के पटना में है और ये जो है डाक व्यवस्था चलाया और शेरशाह सूरी के द्वारा ही हुलिया दाग प्रथा चलवाया गया था। तो इतना पॉइंट आपको शेरशाह सूरी के बारे में ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको यहाँ से सवाल देखने को मिल सकता है। अब चलिए इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे कि कहता है कि परगना सिकदार के अधिकार में था। बिल्कुल सही बात है, शेरशाह सूरी के समय में परगना जो था सिकदार के अधिकार में था। और ऑप्शन नंबर 2 कहता है मुंसिफ भू राजस्व की वसूली की देख रेख करता था। ये भी सही बात है। और शेरशाह ने सोना, चांदी और तांबा का सिक्का चलवाया, ये भी बिल्कुल सही बात है। इनमें से राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था का नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था का शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। और एकता क्या है कि युद्ध में हड़पी गई जमीन को एकता कहा जाता था और वहां पर एक अधिकारी रखा जाता था जिसे इक्तादार बोला करते थे। और वहां से जो टैक्स आया करता था उसे इक्तादारी बोला जाता था। अब यहाँ पे एकता व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बिल्कुल सही बात है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। ये भी सही बात है कि एकता व्यवस्था की जानकारी का जो हमको सबूत मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो सियासतनामा से मिलता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी कहता है एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये बात गलत है। एकता से जो राजस्व वसूला जाता था सीधे सुल्तान के खाते में नहीं जाता था,
ये बल्कि सैनिकों पर खर्चा किया जाता था और भी जितने भी ज़रूरी काम थे उस पर खर्चा किया जाता था। इसके बाद जो पैसा बचता था वो सुल्तान के पास जाया करता था। तो यहाँ पर कहता है कि कौन-सी गलत है, तो ये गलत जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि औरंगज़ेब के बारे में हम बात करेंगे। कहता औरंगज़ेब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि मुगल काल में अंतिम वो शासक था जो अंतिम वो शासक था जिसके शासनकाल में मुगल पूरा फला-फूला, तो ये था औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में होता है। और आपको पता है कि जब औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हुआ था, उस वक़्त मुगलों के पास 21 प्रांत हुआ करता था और उस वक़्त मुगल जो है चरम सीमा पर था। लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब का मृत्यु हुआ, धीरे-धीरे मुगलों का पतन हुआ और अंग्रेज़ों के लिए यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आई और धीरे-धीरे अंग्रेज़ यहाँ से बढ़ते गए और एक समय ऐसा आया कि भारत को गुलाम बना लिया गया। अब यहाँ पे औरंगज़ेब के बारे में बात करते हैं कि औरंगज़ेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगज़ेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। औरंगज़ेब को कुरान खां भी कहा जाता था क्योंकि औरंगज़ेब को पिता जो था वो कुरान रटवाया था, इसलिए इसे कुरान खान कहा जाता था। यहाँ पे इसने कश्मीर से लेकर के जिंजी तथा हिंदुकुश से लेकर के चटगांव तक साम्राज्य का विस्तार किया। मैंने अभी ही बताया कि औरंगज़ेब के शासनकाल में मुगलों के पास 21 प्रांत हुआ करता था और सबसे ज़्यादा मुगल साम्राज्य अगर फला-फूला तो औरंगज़ेब के शासनकाल में, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या था, इसे जिंदा पीर कहा जाता है, ये भी सही बात है। औरंगज़ेब को जिंदा पीर, औरंगज़ेब को कुरान खान की उपाधि भी दी जाती है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने टफनी कानून को अपनाया, तो ये भी सही बात है। तो इनमें से सही जो है, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि डच कौन थे। तो डच जो थे नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता था। और डच जो है हमारे देश में किस लिए आए थे, तो हमारे देश में डच मसालों का व्यापार करने के लिए आए थे। हमारे देश में जो डच थे ये यहाँ पे सबसे पहले नहीं आए थे, ये पहले एशिया के पूर्वी भाग में गए थे, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के जावा और जकार्ता में गए थे। इसके बाद ये भारत में आए थे। तो चलिए इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये कहता है कि इन्होंने गोलकुंडा के शासक से फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनवाई। बिल्कुल, डचों का पहली कोठी जो है मछलीपट्टनम में है। ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के द्वीप पर वर्चस्व स्थापित किया। दक्षिण पूर्व एशिया यानी सुमात्रा और जावा पर आक्रमण किया और वहीं से अपना मसाला का व्यापार किया करते थे। और तीसरा जो है क्या कहता है, कोरोमंडल। तीसरा कहता है कि इन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलकट हासिल किया। तो ये भी सही बात है कि कोरोमंडल से पुलकट भी हासिल किया। और चौथा जो है, इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री नहीं, सूरत में जो फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने लगाई थी। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर जो होगा 1, 2, 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति के बारे में बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं कि ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा मुस्लिम धर्म पर तीखा प्रहार करना। बिल्कुल सही जवाब है। यानी अंग्रेजों के द्वारा हमेशा ये प्रयास किया गया था कि भारत में जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए और यहाँ पे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म है उसको क्या किया जाए, पतन किया जाए। अंग्रेजों का शुरू से ये रहा था कि यहाँ पे हम अपना धर्म को प्रचार प्रसार करें। दूसरी है मंदिर तथा मस्जिदों की जमीन पर कर लगाना, ये भी सही बात है। तीसरी बात है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना। तो दोस्तों हमारे समाज सुधारक के द्वारा जो अंग्रेजों को सुझाव दिया जाता था धार्मिक के मामले में, तो इस पर ये सुधार करने का प्रयास करते थे। लेकिन उस वक्त हमको ये गलत लगता था, तो हम इसका विरोध किया करते थे।
तो ये तीनों ऐसा कारण था जो 1857 की क्रांति में धार्मिक कारण माना जा सकता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के विऔद्योगीकरण के लिए उत्तरदायी था? भारत में औद्योगिकरण का जो पतन हुआ उसका कौन सा उत्तरदायी था, इसके बारे में बात करेंगे। तो गुमास्ता एक माध्यम से ब्रिटिश कंपनी का हस्तक्षेप, बिल्कुल सही बात है कि गुमास्ता के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी का हमारे देश में हस्तक्षेप हुआ। दूसरी है देसी राजाओं तथा राजघरानों का पतन, देसी राजाओं तथा राजघरानों का पतन, ये भी सही है। और भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीतियां, ये भी सही बात है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने संस्कृत कॉलेज गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोला, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा इसके लिए सफल आंदोलन भी चलाया। विधवा पुनर्विवाह का बिल्कुल ये समर्थक थे। और तीसरा जो है, इन्होंने बाल विवाह तथा बहु विवाह का समर्थन किया। बहु विवाह और बाल विवाह का समर्थन नहीं बल्कि ये विरोधी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। तो कहता है सही कथन का पहचान करें, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 2 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 में सबसे पहले किया गया बंगाल विभाजन के दौरान। दोस्तों, जब बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया और बंगाल को 2 भागों में तोड़ दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के कारण बताया कि प्रशासनिक कारण है, बंगाल बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए इसे 2 भागों में बाँटकर यहाँ पे शासन प्रशासन चलाना अच्छा होगा, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया। लेकिन वास्तविक कारण ये था कि बंगाल में बढ़ती राष्ट्रवाद लॉर्ड कर्जन को हजम नहीं हुआ और लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो का नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया। और दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन को कब घोषणा किया गया था, तो 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को क्या किया गया था, बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। लेकिन ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905। ये भी आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, लेकिन यह प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905। और बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था और इसी के विरोध में भारत में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। और इसी के उपलक्ष्य में भारत में रक्षाबंधन, एक हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के कलाई पे राखी बांध करके भाईचारा का प्रतीक दिए। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर आपका बंगाल विभाजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? तो सबसे पहले 1932 में सबसे पहले क्या होगा, 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किया गया और यह स्थापना किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। और दोस्तों, अगर आपसे पूछेगा कि हरिजन बंधु जो है पत्रिका ये किसने लिखा, तो हरिजन बंधु महात्मा गांधी ने लिखा और ये जो है गुजराती भाषा में लिखा गया था। लेकिन हरिजन सेवक अगर पूछेगा कि हरिजन सेवक किस भाषा में है, तो हिंदी भाषा में है। और सिर्फ अगर हरिजन पूछेगा कि हरिजन पत्रिका किस भाषा में है, तो अंग्रेजी भाषा में है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको 3 यहाँ से सवाल ध्यान में रखना है कि हरिजन बंधु, हरिजन सेवक और हरिजन। हरिजन अंग्रेजी भाषा में, हरिजन सेवक जो है हिंदी भाषा में और हरिजन बंधु जो है गुजराती भाषा में। और हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? कौन सी नदी घाटी जो है कोयले के भंडार से समृद्ध है? तो महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी। तो दोस्तों, तीनों नदी घाटी में
सोना के पर्याप्त सोना नहीं, कोयला की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। लेकिन अगर यहीं पे सवाल ये पूछ दिया होता, अगर यहीं पे सवाल ये पूछ दिया होता कि सबसे ज्यादा कोयला किस नदी घाटी में मिलता है, तो राइट आंसर जो होता दामोदर नदी घाटी आपका सही जवाब हो जाता। आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश के अंदर आंतरिक प्रवास देश के अंदर जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या प्रवास के लिए आकर्षण कारक जिम्मेदार है। तीसरा कहता है 2011 में भारत का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 31.80 था। तो तीसरा बिल्कुल सही बात है। 2011 के अनुसार भारत के जो नगरीय जनसंख्या जो है 31.8% है, और अगर यहाँ पे ग्रामीण बोलेगा तो 68.2% बताएंगे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, और ऑप्शन नंबर 3 सही है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए की गलत हुआ, तो राइट आंसर जो होगा सी होगा। 2 और 3 आपको ध्यान में रखना है। बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? तो बिहार के गया जिले में अबरक का भंडार पाया गया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी गया जी होगा। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना जो है चंबल नदी पर है, राजस्थान राज्य में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान हो जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल कांट ने बायल राशि परिकल्पना को प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में 5 विद्वान को आपको ध्यान में रखना है। एक था कार्ल, एक था लाप्लास, एक था चेम्बर्सलिन, एक था आपका जीन्स, और एक था लिलिंगटन। तो यहाँ पर कांट महोदय ने कहा था कि पृथ्वी का जो विकास हुआ है, पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुआ है, ये गैसीय सिद्धांत हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है। और चेम्बर्सलेन तथा मल्टन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रस्तुत किया, तो ये बात गलत है। ये जो था लाप्लास ने कहा था। निहारिका का सिद्धांत किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। और आपको जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो उस वक्त बताया गया था कि लाप्लास ने दिया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप इसका सही जवाब क्या बताएंगे? आप इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका केवल बी सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लैगून और प्याला के धरातलीय जल संसाधन उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात है। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग उद्योग में होता है, उद्योग में नहीं कृषि में होता है। ये गलत हुआ। धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदी, झील और तालाब है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है और बाकी 2 गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। निम्न में से कौन सी भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल है? तो चाय की खेती कहाँ होगा? तो पर्वतीय ढाल वाली भूमि होनी चाहिए, अम्लीय मिट्टी होनी चाहिए, सुविरित वर्षा होनी चाहिए, गर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। तो इस हिसाब से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का था भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? तो भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। और दोस्तों, आपको पता है कि आर्टिकल 78 के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत का एक महान न्यायवादी हो। आर्टिकल 78 नहीं, आर्टिकल 76 के द्वारा ये कहा गया है कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा। और आर्टिकल 88 में ये कहा गया है कि भारत का न्यायवादी चाहे तो लोकसभा या राज्यसभा के संसद में जाकर के बैठ सकता है, लोकसभा राज्यसभा की बैठक में बैठ सकता है, किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी सम्मेलन में भाग ले सकता है। लेकिन जब ये बात आ जाए वोटिंग देने का, तो इसके पास ये अधिकार नहीं है कि वोट देगा।
तो ये आर्टिकल 88 में कहा गया है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। धन विधेयक पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि धन विधेयक आर्टिकल 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री किसके द्वारा जवाबदेह होते हैं? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है, अगर हम देखेंगे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से कहेंगे तो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। लेकिन यहाँ पे सामूहिक रूप से बात कहा गया तो लोकसभा आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह पूछे तो राष्ट्रपति आपको सही जवाब लगाना है। यहाँ पे केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिव। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे को फहराने डैश के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। आप निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 19 के ए में प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ऑप्शन नंबर 1 में जो है, ए में है कि अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म एवं उसके रिवाज को मानने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्वतंत्रता की बात कही गई तो आर्टिकल 19 में कहा गया, और आर्टिकल 19 में कई प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहा गया। आर्टिकल 19 के ए में कहा गया कि बोलने की स्वतंत्रता, 2 में कहा गया सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, और 19 के 3 में कहा गया कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, और 4 में कहा गया कि संघ बना करके कहीं पे घूमने की स्वतंत्रता, 5 में कहा गया कि वहां पर रहने की स्वतंत्रता, 6 में कहा गया वहां पर जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। तो आप ये भी 19 के सारे जो है प्रावधान आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 19 के ए। ये कहता है कि आप निजी भवन पे राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। पंचायत समिति क्या है? तो यह एक प्रशासनिक पदाधिकारी है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रशासनिक पदाधिकारी। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक तो हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में कहा गया है, और राष्ट्रपति शासन 356 में प्रावधान किया गया है, और वित्तीय आपातकाल 360 में प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगर आपसे ये पूछे कि भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। एक बार 1962 में लगा, एक बार 1962 में एक बार लगा है, और एक बार मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, एक बार 1962, हाँ 1971 में, और एक बार 1975 में लगा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1962, 1971, 1975। भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, और राष्ट्रपति 3 तरह के आपातकाल घोषित करता है। एक होगा राष्ट्रीय आपातकाल, एक होगा राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, और एक होगा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, और वित्तीय आपातकाल 360 आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अभी अभी आपको बताया गया कि आर्टिकल 88 में महान्यायवादी बैठ तो सकता है, सुन सकता है, विचार कर सकता है, लेकिन उस पर मत देने का अधिकार इसको नहीं है। और ये बात कहा गया है आर्टिकल 88 में, आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन आर्टिकल 76 में कहा गया कि भारत का एक महान न्यायवादी होगा।
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि मौलिक कर्तव्य जो है हमारे भाग 4 के ए में जोड़ा गया है। अब मौलिक कर्तव्य में सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है स्वर्ण सिंह समिति के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो 11 हैं। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के ए में डाला गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। आप स्वर्ण सिंह समिति नहीं दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपको राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण में निम्नलिखित नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में कौन सी सम्मिलित नहीं है तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और पहली पंचवर्षीय योजना कब आया था तो 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना, और इसका उद्देश्य था कृषि का विकास करना, इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आया तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानोवेलिस मॉडल पे आया था। और महानोवेलिस मॉडल का उद्देश्य क्या था, औद्योगिकरण करना यानी उद्योग का विकास करना। तब ये भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे बात करते हैं कि भारत में मूल संवर्धित बैट संग्रह की प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बहुबिंदु कर संग्रह है, बिल्कुल सही बात है। यह कर पर कर लगाने की अनुमति देता है। यह अल्पावधि के लिए मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। इसे गरीबी समर्थक कर प्रणाली कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, आपका 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाएं स्थान पर दिखाई देता है। तो ये वर्कशीट के एकदम दाएं स्थान पर दिखाई देने वाला जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है यदि आप एमएस वर्ड में कंट्रोल ए की को दबाते हैं तो क्या आप इसका क्या करने का प्रयास करते हैं। तो कंट्रोल ए का मतलब होता है सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, आपको ध्यान में रखना चाहिए। और टेक्स्ट का पेस्ट करना कंट्रोल प्लस भी होता है, टेक्स्ट को पेस्ट करना। और ऑप्शन नंबर सी जो कहता है कि विंडो को बंद करना कंट्रोल डब्ल्यू, और फाइल टेक्स्ट को कॉपी करना कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे कंट्रोल ए का मतलब है सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वाद्ययंत्र वादक से संबंधित है। तबला कौन बजाते हैं तो जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। तो राइट आंसर आपका जाकिर हुसैन हो जाएगा। और दोस्तों अगर हरीश प्रसाद चौरसिया कहेंगे तो हरीश प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से संबंधित है। और पंडित रविशंकर जो है ये किससे संबंधित है तो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। और अमजद अली खां सरोद से संबंधित है। यहाँ पे तबला की बात कहा था तो जाकिर हुसैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन सा है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन है। और अगर आपसे पूछेगा कि कागज का आविष्कार करने वाला प्रथम देश तो कागज का आविष्कार भी करने वाला प्रथम देश चीन था। तो राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। अगर पटना में पूछेगा तो पटना में जयप्रकाश राष्ट्रीय हवाई अड्डा है
लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन यहाँ पे बनारस पूछा तो बनारस में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। मुख्य प्राथमिक उत्पादक समुद्री वातावरण में कौन होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ध्यान रखेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कहता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी कहलाती है, बिल्कुल सही। मानसूनी वर्षा में मानसून विच्छेद चक्रवातीय आपदाओं से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही। भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानीय वितरण प्रत्येक स्थान पर समान रहता है, जी नहीं, कहीं पे बरसात ज्यादा होता है, कहीं पे बरसात कम होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद नहीं, क्वेश्चन नंबर 41, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रेणी ए में पहला स्थान प्राप्त किया? श्रेणी ए में पहला स्थान प्राप्त करने वाला इंदौर है। और दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 2019 से दिया जाता है। तब से लेकर के अब तक जो है प्रथम श्रेणी में इंदौर सबसे टॉप पर रहा है। तो राइट आंसर आपका इंदौर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 पे बात करते हैं कि पांचवा राजभाषा सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो पांचवा राजभाषा सम्मेलन जो है गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और दोस्तों आपको पता है कि ये जो सम्मेलन जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को ये किया गया था। तो राइट आंसर आपका पांचवा राजभाषा सम्मेलन गांधीनगर में मनाया गया था। यहाँ पे बात करेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत किया गया? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार। और बिहार में हर एक महिला को नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा 10-10 हजार देने का प्रावधान किया गया था रोजगार करने के लिए। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का पहला 32 बिट प्रोसेसर का नाम विक्रम 3201 है, बिल्कुल सही बात है। विक्रम 3201 को अंतरिक्ष मिशन के लिए डिजाइन किया गया, बिल्कुल सही बात। विक्रम 3201 को इसरो HCL ने मिलकर बनाया, ये सभी बात सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय द्वारा मदर मेरी कम टू मी, ये जो है अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे कहेगा डिफरेंस बट नॉट लेस, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो अनुपम खेर के द्वारा डिफरेंस बट नॉट लेस लिखा गया। द चोला टाइगर एडवेंचर ऑफ सोमनाथ, द चोला टाइगर एडवेंचर ऑफ सोमनाथ अमीषा त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा मदर मेरी कम टू मी अरुंधति राय राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में कितने बौद्ध स्थल को विकसित किया गया है? स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में 4 बौद्ध स्थल को विकसित किया गया। और 4 बौद्ध स्थल कौन कौन है? तो 4 बौद्ध स्थल जो है, एक है गया, एक है राजगीर, एक है नालंदा और एक है वैशाली। आपको चारों जगह का नाम याद रखना है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में 4 बौद्ध स्थल को विकसित किया गया, गया, राजगीर, नालंदा और वैशाली, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो नीति आयोग ने 2047 तक दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों अगर हम बात करें नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग
का जो स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुआ है। इससे पहले योजना आयोग था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के अगर सीईओ की बात करें तो ये निधि छिब्बर बताइएगा, नीति आयोग के सीईओ है, लेकिन ये अतिरिक्त परिभार संभाले हुए निधि छिब्बर। और अगर इसका उपाध्यक्ष बोलेगा तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिंडी इसका नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा। कौन सा होगा? अशोक कुमार लाहिंडी। अशोक कुमार लाहिंडी लाहिंडी इसका नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्योगों के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन त्वरित लक्ष्य नियम 2025 अधिसूचित किया है? अल्युमिनियम सीमेंट बिल्कुल, कलोर क्षार बिल्कुल सही, लुगदी कागज, इनमें से सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर का सवाल है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? भारत का सबसे सुरक्षित शहर कलकत्ता को इंगित किया गया है कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर कलकत्ता है। और ये किस रिपोर्ट के तहत निकाला गया? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत। और भारत के सबसे सुरक्षित शहर और सबसे खराब शहर कौन है? तो सबसे खराब शहर जो है, सबसे असुरक्षित शहर, ये बोलेंगे कोची। कोचीन को बोलेंगे सबसे असुरक्षित शहर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? तो केंद्रीय बजट जो है इस वर्ष 2026-27 के लिए 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया। और ये इसलिए इस दिन पेश किया गया जिस दिन ये रविवार था। रविवार के दिन ये पेश किया गया। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 9वां बार ये बजट पेश किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि 9वीं बार बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण। इस बार जो बजट पेश किया गया 1 फरवरी और वो रविवार को पेश किया गया था। राइट आंसर। ध्वनि की क्षीणता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की क्षीणता जो है ये ध्वनि की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि वाइल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो बॉल बेयरिंग का प्रयोग स्थैतिक घर्षण को लोरिंग घर्षण के रूप में चेंज करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आवर्धक कांच के किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस बोला जाता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वोल्टमीटर विभवांतर का वोल्टमीटर में मापा जाता है। एमीटर विद्युत धारा बिल्कुल सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल। और गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोध को नहीं बताता है, बल्कि गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा बताता है कि धारा किस दिशा में जा रहा है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है। बिल्कुल सही जवाब। आपका क्वेश्चन नंबर 56 पे बात करेंगे। तो 56 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि विद्युत धारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 56 विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है ये एम्पियर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? तो आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। और ये 1921 में दिया गया था। आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। आप ध्यान रखेंगे 1921। क्वेश्चन नंबर कहता है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करती है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मुक्त करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 69, COOHCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, और इसका समान सूत्र अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? C2H2O4, यही जो है बिखरा करके लिखा हुआ है, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे। हीरे तथा ग्रेफाइट के बारे में, हीरे तथा ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, आपको पता है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, और उनकी कौन सा कथन सत्य कह रहा है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है। गलत बात, विद्युत चालकता समान नहीं होते है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, और हीरा जो है विद्युत का कुचालक है, तो ये समान कैसे होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, ये भी गलत है। ग्रेफाइट के पास कमजोर क्रिस्टल संरचना होती है, जबकि हीरे के पास मजबूत क्रिस्टल संरचना होती है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। उसके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है। जो है हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम, सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। तो कहता है उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? उत्कृष्ट धातु वह धातु होता है जिसमें किसी अन्य धातु से अभिक्रिया करने की क्षमता कम होती है, जैसे सोना, चांदी आपका हो गया, प्लेटिनियम, पैलेडियम, ये सब जो है उत्कृष्ट धातु है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रेत और नेफ्थ्रॉन क्या कहता है? रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपतन यानी सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसकी बहुलक होती है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, आइसोप्रीन। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशमक कौन है? तो सबसे अच्छा अग्निशमक जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे कहता है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, और ये जिप्सम कहलाता है। तो राइट आंसर यह है जिप्सम। तो राइट आंसर आपका जिप्सम होगा। क्वेश्चन नंबर 66, कंकाल के वह हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं, तो उसे कहते हैं कार्टिलेज। हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। कार्टिलेज हमारा नाक जो है कार्टिलेज का बना है, हमारा कान जो है कार्टिलेज का बना है, मुर्गा के टांग के ऊपरी भागों में कार्टिलेज पाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है मादा एनाफिलेज तथा मादा क्यूलेक्स के अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बैठती है अतः स्तर के समान कोण पर नहीं, यह बैठता है आधा स्तर के एक कोण पे, आधा स्तर के साथ एक कोण पे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। शरीर के प्रतिरोधकता क्षमता से लिम्फोसाइट जो है महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट जब अपघटन होता है तो अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यह जो है मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? तो कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र जो है पिछली भाग है। दोस्तों, अगर इस तरह का मैं बना दूं जीव, अगर इस तरह का जीव है तो आगे मीठा और पीछे जो है कड़वाहट या तीता, यहाँ पर है नमकीन है, यहाँ पे खाटा वाला टेस्ट भाग है, और यहाँ पे नो टेस्ट बड है, यहाँ पर
जीभ के बीचों बीच में कोई टेस्ट नहीं होता, तो यहाँ पे कड़वाहट कह रहा था, तो पीछे वाला भाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहा जाता है क्या? तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे परजीवी कहा जाता है और म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लोरोफिल। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल नहीं दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं, अंतः ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो अंतः ज्वर रोग है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर जो होगा आंत जो होगा, आपको जब पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि ज्वर रोग जो है मानव के आंत को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और दोस्तों जीएस का आज लास्ट सवाल है 75, और इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन जैव उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो माइकोलॉजी फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल और बैसिलस इथिलिस। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों इस तरह से हम 75 सवाल करवाए हैं, और ये बिहार एसएससी का सेट नंबर 1 था। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसके बहुत अच्छा से देखे होंगे, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो भी आपको सॉल्यूशन करवाया गया, इसमें जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट बात, उसको आप लिख भी सकते हैं। और मेरे दोस्तों, जितने भी आज आपका सवाल करवाया गया, हो सकता है कि कल आपको क्लास में हम पूछ ले, इसलिए आप इसको पढ़ के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।